हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड मैसेजेस के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है पार्ट नंबर 23, जो ऑलरेडी हम एक सीरीज़ कर रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। सो जैसे कि हमने पिछले पार्ट यानी पार्ट नंबर 22 में जाना कि 50,000 BC से लेके 20,000 BC तक एटलांटिन कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से इवेंट्स थे जो हुए। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके आगे की इवेंट्स कौन से इवेंट्स थे और उन इवेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हुई। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10,500 BC, जो कि था लूसिफेरियन कॉन्क्वेस्ट। ये वो इवेंट था जहाँ पे जो पूरा जो लूसिफेरियन कवर्नेंट बेसिकली एजेंडा अप्लाई कर रहे थे, वो ग्रुप, वो अनुनाकी के ग्रुप्स बेसिकली उन्होंने टेक ओवर करना शुरू किया एटलांटिस के हिस्सों को। ओके, सो बेसिकली जो एटलांटिन आइलैंड्स थे, ब्रुआ एटलांटिस और नोहासा एटलांटिस, वो पेलेडियन, नाइबेरियन, लूसिफेरियन अनुनाकी, एनसाइरस ए जेहोवियन अनुनाकी एंड अनु मेल्चिसडिक कंट्रोल के अंडर में आ गया बेसिकली। ओके, जो एटलांटिन कॉन्स्पिरेसी है वो डेवलप्ड हुई इनटू हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ये जो एरियाज थे इसमें ऑलरेडी उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया और ये दो हिस्सों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ओके, सो जो बेसिकली ब्रुआ एटलांटिस आता है, ओके, ब्रुआ एटलांटिस में जो ग्रुप जो ऑलरेडी उस एरिया को कंट्रोल कर चुका था, उसके अंडर में आ चुका था वो एरिया, वो था पेलेडियन सेमजासे लूसिफेरियन अनुनाकी ग्रुप। ओके, सेकंड थॉट एंकी ग्रुप्स, वो ऑलरेडी ये दो ग्रुप्स थे जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। और उनके अनु मेल्चिसडिक ग्रुप्स, क्योंकि थॉट एंकी जो दोनों ही ग्रुप वो हैं, इन दोनों को ही एक एक ग्रुप दिया गया था कि आपको इस ग्रुप को एज ए कमीशन किया जाता है, एज ए लीडर बनाया जाता है, आपको इनको बायोरेजेनेस प्रोसेस कंप्लीट कराना है। सो थॉट के अंदर में जो उनके अनु मेल्चिसडिक ग्रुप्स आते थे, वो ग्रुप पेलेडियन सेमजासे ग्रुप और थॉट एंकी ग्रुप, इनका ग्रुप जो था वो ब्रुआ एटलांटिस में था। इधर नोहासा एटलांटिस में जेहोवियन अनुनाकी, जो कि साइरस ए बाइपीडल पीपल बोला जाता है, ये बेसिकली डॉल्फिन जैसे दिखते हैं। ओके, सो ये सीरियन अनुनाकी बोला जाता है और ये प्योर स्ट्रेन है, ओरिजिनल स्ट्रेन है अनुनाकी कि इनमें कोई भी जीन कोड्स, मिक्सिंग जीन कोड्स नहीं है। ओके, सो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इनमें ईगो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ये रेस सुपरमिस्ट होते हैं, इनको लगता है कि यही ओरिजिनल स्ट्रेन है और बाकी सब रेसेस एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, सो बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये दोनों ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो अनुनाकी प्रेजेंट थे, इनका जो ग्रुप प्रेजेंट था यहाँ पे, इनके अनु मेल्चिसडिक्स और यूरेंथिया ग्रुप प्रेजेंट था। सो वो ऑलरेडी नोहासा में टेक ओवर कर रहे थे, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। सो इस तरीके से लूसिफेरियन कॉन्क्वेस्ट शुरू हुआ, यानी कि एरियाज को डोमिनेट करना, उनको कंट्रोल लेना अपने अंडर में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है, जो कि इवेंट आता है 9560 BC, जो कि लूसिफेरियन कवर्नेंट है। ओके, और ये वो इवेंट है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि ये वो इवेंट था जहाँ पे ये जो एटलांटिन कॉन्स्पिरेसी थी, इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया था, एक अग्रीमेंट बनाया गया था, इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया था बाय डार्क फॉलन एंजेलिक ग्रुप्स। यानी ये जो डार्क फॉलन एंजेलिक सेंट, आप इनको असुरी शक्ति बोल सकते हैं, अनुनाकी, ड्रैकुलियंस, जो इल्यूमिनाती है, इन सब ने एक तरीके से एक फॉर्मलाइज्ड कर दिया था इस चीज़ को कि अब जो है हम लूसिफेरियन कवर्नेंट बना रहे हैं। लूसिफेरियन कवर्नेंट का मतलब था एक अग्रीमेंट किया था इन लोगों ने, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि ये टर्मिनेशन करेंगे, यानी कि एंजेलिक ह्यूमन रेस को ये हटाएंगे अर्थ पे से और वन वर्ल्ड ऑर्डर करेंगे।
ओके यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेंट एजेंडा जिसको अटलांटिन कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें 3 कंपीटिंग ग्रुप्स थे लूसीफेरियन कवेनेंट के अंदर। ओके और ये पोल शिफ्ट करेंगे बेसिकली। ओके ये लूसीफेरियन कवेनेंट था जिसका मतलब था लूसीफेरियन कवेनेंट। ओके सो पहला कंपीटिंग ग्रुप जो था जो लूसीफेरियन कवेनेंट के अंडर में आता था, यानी जिन्होंने लूसीफेरियन कवेनेंट वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा को फॉलो करना स्टार्ट किया था, वो थे पेलिडियन सेमजासे लूसीफेरियन अनुनाकी। सेकंड ग्रुप था मार्डुक अनुनाकी। ओके साइरस बी जो सेतिन अनुनाकी बोला जाता है जिनको। ओके थर्ड ग्रुप था एनरिल ओडिक्रॉन अनुनाकी। फोर्थ थे थॉथ एंकी जेफिलिम अनुनाकीज। ओके फिफ्थ ग्रुप था मार्डुक निक्रोमेंटन लूसीफेरियन अनुनाकी। सिक्स्थ थे गैलेक्टिक फेडरेशन। सेवन थे नोहास अटलांटिस जोहोवियन उरंटिया एंड अनुमेल्चिसडिक रेसेस। यानी कि सारे जो जोहोवियन अनुनाकी हैं उन्होंने इस ग्रुप को जो है ज्वाइन नहीं किया था। सिर्फ जो जहोविन अनुनाकी नोहास एटलांटिस में थे उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन वो बाद में ज्वाइन किया था। ओके सो ये वो ग्रुप थे जिन्होंने फुल अलायंस वन वर्ल्ड ऑर्डर एंटी क्राइस्ट एजेंडा में ज्वाइन किया। ये फर्स्ट ग्रुप था ओके वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। सेकंड कंपीटिंग ग्रुप था जिसमें थे ओमनिक्रॉन ड्रेकोलियन और दूसरा थे ओडिक्रॉन रेप्टाइलियन ओरियन रेसेस। ये दूसरी कंपीटिंग वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा है, इनको बोला जाता है ओरियन ड्रेकोलियन वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा। तीसरा ग्रुप थे तीसरी कंपीटिंग ग्रुप थे ये थे जहोवियन वन वर्ल्ड ऑर्डर। ओके इसमें थे मेन साइरस ए जहोवियन अनुनाकी जो कि बाइपेडल डॉल्फिन पीपल बोला जाता है जिनको, डॉल्फिन रेस। ओके सो ये थी 3 कंपीटिंग ग्रुप्स जो इमर्ज होकर के आए लूसीफेरियन कवेनेंट के अंदर। इन्होंने कंटिन्यूसली फॉलन अनु एलोहिम रेसेस थी बेसिकली, जिन्होंने स्टार्ट किया अपना ट्रांसपोजिशन ऑफ रेस आइडेंटिटी, यानी कि जहाँ इन्होंने प्रोग्रेसिवली रेडियल बॉडी प्रोग्रामिंग को यूज़ करना स्टार्ट किया, जहाँ पे इन्होंने जेनेटिक इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया यानी डीएनए को ख़राब करना शुरू किया, और इन्होंने अपनी रेस आइडेंटिटी ट्रांसपोज करना स्टार्ट किया, यानी अपनी रेस आइडेंटिटी को एंजेलिक ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी बताना शुरू किया, इंडिगो रेस लाइंस की आइडेंटिटी बताना शुरू किया, और वहाँ से इन्होंने प्लैनेट अर्थ को टेक ओवर करने की अपनी रेस शुरू की। ओके इनटू फैंटम अर्थ और इनटू वेसेडेक्स। ये जो फैंटम अर्थ है ये वही है जिसको हम ब्लैक होल सिस्टम्स बोलते हैं। ओके और वेसेडेक भी एक तरीके से वही है जो कि फैंटम मैट्रिक्स बोल सकते हैं ब्लैक होल सिस्टम्स। यही इनका एग्रीमेंट हुआ था जो कि बना था इन 9560 BC कि जब स्टिलर एक्टिवेशन साइकिल आएगा तब तक जो ह्यूमन रेस है वो टोटल डिसफंक्शन हो चुकी होगी, और उनको उस तरीके वहाँ तक लेकर के जाना है कि जहाँ उनको कुछ भी याद नहीं रहे, उनके रेडियल बॉडी जो है उसको बेसिकली ख़राब करो। ओके उसको उनके जो जीन कोड्स हैं उनको ख़राब करो और उनकी आइडेंटिटी भी उनसे छीन लो और उनको दूसरी आइडेंटिटी बताओ। ओके सो ये था हमारा 9560 BC का इंसिडेंट जो कि लूसीफेरियन कवेनेंट बोला जाता है, यानी वो अग्रीमेंट जो कि इन रेसेस ने बनाया था, जो कि वन वर्ल्ड ऑर्डर चाहती थी, डोमिनेंट एजेंडा चाहती थी। इनका वन वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेंट एजेंडा है जिसको अटलांटिन कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, लेकिन जो कि लूसीफेरियन कवेनेंट के अंडर में जो थे ये ग्रुप्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये चाहते थे कि ह्यूमन रेस को टर्मिनेट कर दिया जाए। ओके टर्मिनेशन करना है इनको और इनको रेस आइडेंटिटी चेंज कर देनी है। यानी कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल से समझाया था कि मान के चलिए एक कैट है और एक डॉग है, और डॉग को बताया जाए कि तुम कैट हो और कैट को बताया जाए कि डॉग हो। सो इन्होंने रेस आइडेंटिटी जो है चेंज करना शुरू कर दी, ट्रांसपोज करना शुरू किया रेस आइडेंटिटी का। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो अनुनाकी बायोजेनिस इवोल्यूशन प्रोग्राम है जो हमने पिछले पार्ट्स में जाना कि कैसे वो नियंद्राल से क्रोमैग्नॉन और क्रोमैग्नॉन से होमोसेफियंस और कैसे वहाँ से वो अनुमेल्चिसडिक्स बन के आए हैं। ये जो पूरी रेस इवोल्यूशन की स्टोरी है, जो डार्विन थ्योरी है, जो हमने स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ी है कि ऐसे हम एज ए ह्यूमंस हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं। ओके सो ये ही था रेस ट्रांसपोज रेस आइडेंटिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ओके एक और एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी जो कि नेक्स्ट इवेंट से रिलेटेड है। जब उस इवेंट के बारे में हम बात करेंगे तब उसके बारे में जानने के बाद आप समझ में आएंगे कि कैसे इन्होंने अपनी रेस आइडेंटिटी हमें बता दी कि ये स्टोरी हमारी है। ओके और उन्होंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। सो इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है ओके जो कि आता है 9558 BC का एटलांटिन फ्लड।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकती हूँ, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि इन सभी इवेंट्स में से सबसे ज़्यादा कोई इवेंट होगा। ओके, बिकॉज़ ये वो इवेंट है जिसको हम बोलते हैं एटलांटिन फ्लड। ओके, एटलांटिन फ्लड जो था बेसिकली ये वो इवेंट था जहाँ पे हम अर्थ हमेशा के लिए क्वारंटाइन हो गया था। एटलांटिस जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, एटलांटिन फ्लड जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था बेसिकली। और इस टाइमलाइन में जो भी चीज़ें हुई हैं, ओके, ये हमारे हर एक जो पूरे वर्ल्ड में बोल सकती हूँ सारे रिलीजन्स में ये स्टोरी आपको मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आप लोग के एक रेफरेंस के लिए। सो ये है ओरिजिन ऑफ द फ्लड मिथ। ओके, जो कि पहला है हमारा इनका कल्चर, जो कि ये बताते हैं कि 15th सेंचुरी में इनके यहाँ पे फ्लड आया था। ओके, पांचा पाचा चामा करके है। उसके बाद एस्टेक जो 14 सेंचुरी में बताया जाता है कि यहाँ पे फ्लड आया था। फिर आता है नेक्स्ट हमारा नॉर्थ से, जो कि 8th सेंचुरी में बताता है कि यहाँ पे फ्लड आया था। उसके बाद में होपी जो बताता है 7th सेंचुरी में फ्लड आया था। फिर आता है हवाइन जो बताता है 1st सेंचुरी में फ्लड आया था। उसके बाद में नेक्स्ट है योरुबा जो कि 8th सेंचुरी में बताता है कि फ्लड आया था। ओके, उसके बाद में ग्रीक जो 9th सेंचुरी में बताता है कि फ्लड आया था। फिर जुडाइज्म जो कि बताता है 10th सेंचुरी में फ्लड आया था, और यहाँ पे बताया जाता है नोआस आर्क। ओके, यानी कि नोआ बिल्ट एन आर्क करके है एक स्टोरी कि नोआ ने आर्क बनाया। ओके, ये इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ये क्या है। उसके बाद आता है बेबीलोन जो कि 19th सेंचुरी में बताया जाता है कि एक फ्लड आया था। उसके बाद आता है हिंदू, जहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है। ये विष्णु जी का वन ऑफ द अवतार्स बताया जाता है, मत्स्य अवतार, जो कि 2nd मिलेनियम में आया था यहाँ पे फ्लड। मनु एंड द फिश जो मत्स्य अवतार बताया गया है कि मत्स्य अवतार में वो आए थे और उन्होंने बताया था कि एक फ्लड आने वाला है। और मनु ने एक बोट बनाई और उसमें बैठा के इंसानों को लेके फिर वो फ्लड चला गया। ओके, ये पूरी स्टोरी है। सो बेसिकली इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये सभी माइथोलॉजीज में, सभी रिलीजन्स में, वर्ल्ड के सभी रिलीजन्स में सेम फ्लड की स्टोरी है। ओके, सो कैसे एक ही फ्लड अलग अलग टाइमलाइन पे आया हुआ है, सबकी स्टोरी सेम है, टाइमलाइन सिर्फ अलग अलग बता रखी हैं। ओके, उसके बाद चाइनीज़ में 3rd मिलेनियम में बताया गया है कि यहाँ पे फ्लड आया था। उसके बाद में इजिप्शियन में बताया गया है कि 4th मिलेनियम में जो है फ्लड आया था। उसके बाद सुमेरियन कल्चर में बताया गया है कि 5th मिलेनियम में फ्लड आया था। फिर अब ओरिजिनल में बताया गया है कि 50,000 BC में एक फ्लड आया था। ओके, एडामीज में बताया गया है कि 60,000 BCE में आया था। ओके, सो बेसिकली जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इन ये सभी माइथोलॉजीज जो हैं, हमारी सभी रिलीजन्स जो हैं, इसमें सेम कहानी बता रखी है कि एक फ्लड आने वाला था। ओके, और उस फ्लड के आने के पहले एक, या तो उनको वो आप नोआ बोल लीजिए या आप उनको मत्स्य अवतार बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। अलग अलग नाम दे रखे हैं इन्होंने अलग अलग रिलीजन में। ओके, सो वो वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि एक बोट बनाओ और उसमें बोट बना के हमें यहाँ से निकलना होगा, एक फ्लड आने वाला है। सो वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक बोट रेडी करते हैं और वो बोट में बैठ करके सभी लोग उस बोट में बैठ करके चले जाते हैं। और फिर फ्लड आता है। फ्लड आने के बाद में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो उस बोट में बैठे हुए थे। और यहाँ से ओरिजिन हुआ हमारे बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ये स्टोरी बता रखी है। ओके, सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये अब हम हिंदू से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, जो साइरस ए जोहोविन अनुनाकी हैं। ओके, जो कि जिनको बाइपीडल डॉल्फिन पीपल बोला जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर दूसरी पिक्चर देख सकते हैं। इस इमेज में आपको दिख रही है कि डॉल्फिन एक जा रही है, बाजू में एक शिप बैठे हुए हैं और यहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ओके, जो साइरन अनुनाकी हैं, सीरियन अनुनाकी हैं, बेसिकली जो जहोविन अनुनाकी हैं, ये हैं बाइपीडल डॉल्फिन पीपल। ओके, इसको हम थोड़ा डायग्राम से भी समझेंगे, पहले मैं सिर्फ नाम से बता रही हूँ। सो ये जो डॉल्फिन बताई गई है ये नोआ है। ओके, यानी कि नोहासा के लोग जो कि जिनको बचाया गया था, जो कि इनॉक है। इनॉक जो थे वो जहोविन अनुनाकी थे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया जी कि उनको एक ग्रुप को दिया गया था, एक ग्रुप उनके
अंडर में दिया गया था कि आपको इस ग्रुप की कमीशन किया जाता है, लीडर बनाया जाता है और आपको इस ग्रुप को एज अ बायोरेजिनेस प्रोसेस में हेल्प करना होगा। ओके, सो ये जो ग्रुप था, जो जहोवियन अनुनाकी का ग्रुप था, ओके, ये ग्रुप जो था ये यूरेंथिया ग्रुप था और जो कि नोहासा एटलांटिस में था। ओके, सो ये वही ग्रुप है जिसको उन्होंने इस फ्लड के आने से पहले पहले नो जो इनॉक थे, इनॉक को पता था ये फ्लड आने वाला है। ओके, इन्होंने नोहास यानी कि नोहासा एटलांटिस में जाकर के जो इनका ग्रुप था, ये अपने ग्रुप से बहुत प्यार करते थे, उनको बचाना चाहते थे, ये फ्लड में बहने देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि एक बोट बनाओ अपने ग्रुप को जो नोहासा में था। ओके, सो ये दूसरी चीज़ जो जुदाइज्म में है, नोआज आर्क, कि नोआ बिल्ट एन आर्क। ओके, नोआ ने एक आर्क बनाई। ओके, सो नोआ बिल्ट एन आर्क, जो नोआ है वो है नोहासा एटलांटिस के लोग, जो वहाँ पे जो ग्रुप जो कि वहाँ पे प्रेजेंट था, जो ग्रुप था वहाँ पे प्रेजेंट, वो था यूरेंथिया ग्रुप, यानी कि जो जहोवियन अनुनाकी का वो ग्रुप जिसको बायोरेजिनेस प्रोसेस के लिए चूज किया गया था, जिसके जो कमीशन किया गया था, जिनको कमीशन किया गया था वो थे इनॉक। इनॉक को पता था कि फ्लड आने वाला है, तो उन्होंने अपने ग्रुप को बोला, यूरेंथिया ग्रुप को, कि एक बोट बनाओ। ओके, उन्होंने एक बोट बनाई और उस बोट में बैठ के उन्होंने अपने उस ग्रुप को वो सेव कर लिया जो वहाँ पे प्रेजेंट था, जो कि नोहासा में प्रेजेंट था। ओके, नोहासा एटलांटिस में प्रेजेंट था। ओके, ये ग्रुप जो बैठ करके गया पूरा क्रॉस करके इजिप्ट में नीचे जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, वहाँ पे उसके नीचे जो है आर्क ऑफ द कवनेंट है, वो वहाँ पे गए, यानी इनर अर्थ के अंदर चले गए। आर्क ऑफ द कवनेंट इनर अर्थ के अंदर पोर्टल्स को यूज करके वो वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने अपने इस ग्रुप को बचा के रखा। ओके, सेव किया, और जब फ्लड बिल्कुल अच्छे से वो आके और चला गया और सब कुछ शांत हो गया, उसके बाद वो आर्क ऑफ द कवनेंट में से वापस से निकल के आए, यानी कि इनर पोर्टल से वो वापस से बाहर निकल के आए और उन्हें अपने इस ग्रुप के साथ में वापस से आगे की सिविलाइजेशन वापस से स्टार्ट की इनॉक ने। सो बेसिकली नोआज आर्क जो है, या नोआ बिल्ट एन आर्क जो है, वो ये है। आर्क का मतलब है आर्क ऑफ द कवनेंट। इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज़ आप सभी को बता दूं कि ये वो टाइमलाइन था 9558 BC का, एटलांटिन फ्लड का, जहाँ पे जो लुसिफेरियन अनुनाकी हैं और पोर्शंस ऑफ गैलेक्टिक फेडरेशन, यानी कि सभी उस समय तक पूरी तरीके से गैलेक्टिक फेडरेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुए थे, यानी वो कुछ ऐसे उसमें से लोग थे जो अभी भी उस समय पे बेसिकली एमरल्ड कवनेंट में काम कर रहे थे, वो लाइट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मेजर ऑफ द गैलेक्टिक फेडरेशन के जो लोग थे वो जो है डार्क फॉलन एंजेलिक्स में एंटर हो चुके थे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये अनुनाकी ही हैं। ओके, इन्होंने एटलांटिन फ्लड को ऑर्केस्ट्रेट किया इस अटेम्प्ट में कि ये गीज़ा को, यानी कि इजिप्ट जो ग्रेट पिरामिड टेलीपोर्टेशन बनाया गया था, उसको ये अपने अंडर में ले लें। इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ से उन्होंने एक EMP पल्स भेजी थी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बोली जाती है। हाई डायमेंशनल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजी थी, यानी 5th डायमेंशनल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजी थी, और वो पल्स भेजी गई थी ग्रेट क्रिस्टल जनरेटर से, जो कि एटलांटिन कल्चर में प्रेजेंट था। मेन क्रिस्टल जनरेटर था एटलांटिस के अंडर में, इनर अर्थ अंडरग्राउंड में, बेस में बेसिकली वो प्रेजेंट था। और वहाँ पे जब ये उन्होंने EMP भेजी वहाँ से, तो वो जा करके लगा आर्क पे, और वहाँ पे वो एम्पलीफाई हो करके वो उस सील को नहीं तोड़ पाया, बेसिकली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, लेकिन वो एम्पलीफाई हुआ और वापस से आया उसी जगह पे जहाँ से वो ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, बेसिकली जहाँ से वो निकला था। इसकी वजह से जो ग्रेट क्रिस्टल्स थे जो अटलांटिस में, जहाँ से वो एक के बाद एक फटे। ओके, और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे क्रिस्टल जनरेटर्स थे वो भी फटे। ओके, इस इंसिडेंट के बाद में तुरंत के तुरंत जो सीरियन काउंसिल थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि साइरस बी महाराजी साइरन ब्लू को, कि आप अभी के अभी जाओ, जितने भी क्रिस्टल जनरेटर्स अब भी बचे हैं ओके एटलांटिस में, उन सभी के सभी क्रिस्टल जनरेटर्स को वापस से अर्थ से निकाल करके साइरस बी लेकर के जाओ, बिकॉज इस समय वो रेडी नहीं है इस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए। ऐसी एक्सप्लोजन करते रहेंगे तो ये कैसे चलेगा। ऑलरेडी
हमने जाना कि कैसे उन्होंने पहले लेमोरिया डिस्ट्रॉय किया, फिर एटलांटिस को भी 3 आइलैंड्स में किया और उसके बाद में अब एटलांटिस को भी पूरी तरीके से सिंक कर दिया था। ओके, सो यहाँ से साइरस बी, सीरियन बी महाराजी जो रेस लाइन है, ब्लू ह्यूमंस बोला जाता है जिनको, जो विष्णु जी हैं, ओके, वो आए और उन्होंने इन सभी क्रिस्टल जनरेटर्स को उठा करके वापस से वो अपने प्लैनेट पे ले गए वहाँ पे। और यहाँ से शुरू हुआ डार्क एज ऑफ ह्यूमैनिटी टेक्नोलॉजिकल वाइज। ओके, टेक्नोलॉजिकली वाइज हम बिल्कुल तरीके से डिग्रेड हो गए। ओके, बिकॉज पहले हम इन चीज़ों से जो है बोल सकते हैं पिरामिड्स, और टेक्नोलॉजिकली वाइज हम बहुत एडवांस थे। ओके, हम आर्क टूल्स को यूज़ करते थे, हम लोगों को पता था रॉड एंड स्टाफ क्या होता है, हम लोगों को पता था इन टूल्स को, इन एनर्जी मैकेनिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इन क्रिस्टल जनरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सेलेनाइट रॉड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, क्रिस्टल पाइलोन टेम्पल्स क्या होते हैं, सोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती हैं। ओके, हमें सभी इन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के बारे में पता था। ओके, इसीलिए एटलांटिन सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एडवांस बोला जाता है, बिकॉज उस टाइम लाइन पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी बहुत एडवांस थी, हमें उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में जो है उस टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया और सभी मैनुअल लेबर्स पे आ गए। इसीलिए आज भी जो पिरामिड्स हैं या फिर वो उस टाइम की जो टेक्नोलॉजिकल बिल्डिंग्स हैं वो हम आज भी उनको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो अब इस चीज़ को हमें मैप से समझना है कि उस टाइमलाइन में हुआ क्या था, ताकि हम थोड़ा सा और इस चीज़ को समझ सकें। ओके, सो शुरू करते हैं मैप से समझना। सो ये हमारा मैप है लेमोरिया एंड मुआ इन एटलांटिस आइलैंड नेशंस 28,000 टू प्रेजेंट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्रुआ एटलांटिस था, ये नोहासा एटलांटिस था, ये लोहास एटलांटिस था, और यहाँ पे कहीं पे जो है इजिप्ट आता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो एरिया जहाँ 7 नंबर लिखा है इसको इटली, ग्रीस एंड ग्रीक आइलैंड्स बोला जाता है। यहाँ पे कवई हवई है, इस समय पे लेमोरिया था यहाँ पे। सो जैसे कि 22,326 बीसी में उन्होंने इयानी मैसेकर हुआ था। ओके, जहाँ पे उन्होंने जेंडर ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे थे और उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था, जो हमने पिछले पार्ट्स में जाना। उसके बाद उनका प्रोग्रेशन इन्वेजन यहाँ से शुरू हुआ आगे की तरफ, यानी साउथ डायरेक्शन से वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे सभी की सभी। ओके, इन एरियाज़ को वो कंट्रोल कर रहे थे धीरे धीरे करके। अब हुआ ये कि यहाँ जो एरिया था ब्रुआ एटलांटिस, यहाँ पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट थे जो ऑलरेडी इन्वेजन कर रहे थे, वो थे थॉथ एंकी ग्रुप। ओके, फिर सेमजासे लूसीफेरियन इल्यूमिनाती ग्रुप्स। ओके, ये 2 ग्रुप्स जो थे और इनके अनुमेंचेस्डिक ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप्स जो थे बेसिकली ये यहाँ पे थे और इन्होंने इस एरिया को कंट्रोल कर लिया था, ब्रुआ एटलांटिस को। ओके, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। ये था हमारा नोहासा एटलांटिस। ओके, नोहासा एटलांटिस, यहाँ पे था नोहासा एटलांटिस, और यहाँ पे जो प्रेजेंट थे लोग वो थे साइरस ए डॉल्फिन अनुनाकी पीपल और उनके यूरेंथिया अनुनाकी पीपल या अनुमेंचेस्टिक पीपल, जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेट कर रहे थे नोहासा में, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। यहाँ थे लोहास। लोहास में थोड़े से जो है माजी ग्रे लाइंस जो हैं वो छुपी हुई थी नोहासा में, और लोहास में, सॉरी। ओके, लोहास में छुपी हुई थी, और यहाँ पे वो लोग ग्रुप्स में प्रेजेंट थे। यहाँ इजिप्ट था, यहाँ पे ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल सकती हूँ सीरियन काउंसिल की एक्टिविटीज़ चल रही थी। ये प्रोटेक्टिव था, और यहाँ पे गीज़ा पिरामिड ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट था, और ऑलरेडी इनको यहाँ पे अलाउ बिल्कुल बंद कर दिया था कि आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो। ओके, उन पे बैन लगा दिए गए थे कि वो गीज़ा में एंटर नहीं कर सकते, वो पिरामिड्स में अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो आर्क ऑफ द कवनेंट में एंटर नहीं कर सकते। ओके, ये सब कुछ उन पे बैन लगा दिए गए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोहासा वाली चीज़ है, जो हमारे इवन जो विष्णु जी के अवतार हैं, ओके, 10 के 10, उसमें से सिर्फ रामा अवतार, जो राम भगवान का अवतार है, और जो विष्णु जी का कृष्ण भगवान का अवतार है, ये 2 अवतार हैं जो हमारे गार्जियन रेसेस के अवतार हैं, जो एक्चुअली हमारे अवतार हैं। ओके, वो सच में अवतार आए थे। और अवतार का मतलब समझना पड़ेगा पहले तो हमें कि अवतार का मतलब क्या होता है। अवतार का मतलब होता है अवतार आइडेंटिटी। ओके, जो कि हमारी डायमेंशन 10, 11, 12 पे आती है। हम सभी के अवतार आइडेंटिटी है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं ये उसका अवतार है, यानी कि विष्णु जी का अवतार है कृष्ण भगवान। ओके, यानी कि जब वो यहाँ इनकारनेट हुए थे एज कृष्ण भगवान, ओके, एज अ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, सो उस समय पे उन्हें अपने 12th डीएनए स्ट्रैंड्स उनके एक्टिवेट थे। उन्हें अपनी हर एक आइडेंटिटी के बारे में पता था, उन्हें कॉन्शियसली पता था कि वो कौन थे, वो कौन है और आगे कौन होंगे, क्योंकि उनके 12 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट थे। उनकी सारी जो आइडेंटिटी हैं, बॉडीज़ हैं, जो हमारे हर
एक डायमेंशन पे प्रेजेंट है, चाहे डायमेंशन 4, 5, 6 हो, 7, 8, 9 हो या 10, 11, 12 हो, उन सभी को उन्होंने जोड़ रखा था। इस समय पे हम हमारी आइडेंटिटी से कनेक्ट नहीं है, हमारे 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट्स एक्टिवेट नहीं है। ओके, सो अवतार आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो सोल, यानी कि वो आइडेंटिटी, वो सोल एसेंस जिसके कि 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट एक्टिवेट थे, जिसको अपने अवतार आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करने की, जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी जुड़े हुए थे उसके सारे हिस्से। ओके, सो बाकी के जो उनके अवतार हैं, स्पेशली मत्स्य अवतार जो उनका बताया गया है, वो पूरा का पूरा जो है जहोविन अनुनाकी अवतार हैं, बिकॉज उसमें फिश बताइए, डॉल्फिन बताइए, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे बताया, डॉल्फिन बता रखी है। डॉल्फिन जो हैं ये थे नोहासा सीरियन अनुनाकी। इन्होंने अपने एक्चुअली उन्होंने पिक्चराइज करके बताया हुआ है कि जो डॉल्फिन पीपल थे, यानी कि जो नोहासा इनॉक थे बेसिकली, ओके, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे ऑलरेडी, उन्होंने अपने ग्रुप को जा करके बताया कि एक फ्लड आने वाला है। ओके, सो वो यहाँ पे प्रेजेंट थे नोहासा में, और यहाँ पे रह करके वो अपने ग्रुप को जो है प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे लोहास थे, मैंने आपको जैसे बताया, तो जैसे कि इनॉक यहाँ पे प्रेजेंट थे। थॉट एंकी ग्रुप्स और सेमजासे लुसिफेरियन ग्रुप्स, उन्होंने यहाँ से इन्वेजन करना शुरू किया इस साइड में। जब वो नोहासा पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जोहोविन अनुनाकी जो थे, इन्होंने जो है इस ग्रुप के साथ मिलने के लिए मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं दे सकते, हमें ये सरेंडर नहीं कर रहे थे बेसिकली। सो उस समय पे यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी सेमजासे लुसिफेरियन अनुनाकी ग्रुप्स इन्वेजन करना शुरू हो गए। जितने लोग जहोविन अनुनाकी के उनके साथ में आए, उन्होंने उनको लिया और उसके आगे वो इन्वेजन करना शुरू किया उन्होंने अब लोहास में। जब वो लोहास में पहुँचे तब उन्होंने यहाँ पे भी इन्वेजन्स किए। ओके, लोहास में जो माजी ग्रे लाइन किंग लाइन्स प्रेजेंट थी उस समय पे, वो रशिया में चली गई। ओके, सो वहाँ पे वो जाके छुप गई। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी स्पेलिडियन सेमजासे लुसिफेरियन जो अनुनाकी थे वो यहाँ पे थे। इन्होंने जो है थॉट एंकी ग्रुप को बताया, जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, कि क्यों ना तुम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजो इस साइड में। ओके, इस साइड में, इस तरफ। ओके, इस तरफ भेजने से दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, जो यहाँ पे जहोविन अनुनाकी प्रेजेंट हैं, जो हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते, हमारे सरेंडर नहीं कर रहे, एक तो वो यहाँ से हट जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ओके, ये समस्या सॉल्व। दूसरी चीज़, जो इजिप्ट है यहाँ पे, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा हैं, ओके, उस पोर्टल पे भी हम कब्जा कर लेंगे और आर्क ऑफ द कवेनेंट पे हम स्पार्क भेज देंगे। सो यहाँ पे थॉट एंकी ग्रुप जो है वो इनके जहाज़े में आ गया बेसिकली। जो पैलेडियन सेमजासे लुसिफेरियन अनुनाकी हैं, उन्होंने जानबूझ के ये बताया कि ये लो कोऑर्डिनेट्स, ये लो चाबी, ये सब यूज़ करो और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजो क्रिस्टल जनरेटर्स से, जो एटलांटिन क्रिस्टल जनरेटर्स यहाँ प्रेजेंट थे। इनको पता था ऑलरेडी, पैलेडिन सेमजासे लुसिफेरियन अनुनाकी को, कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजने वाले हैं उससे क्या होगा। यहाँ पे इनॉक को पहले से पता चल गया था कि ऐसा ये करने वाले हैं थॉट एंकी ग्रुप्स, और जिससे कि आगे जाकर के एटलांटिन फ्लड आएगा, जैसे कि फ्लड आने वाला है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट था उनका नोहासा में, जिसको नोहास बोला गया है या नोआ बोला गया है। ओके, नोआ बिल्ट एन आर्क। उन्होंने यहाँ पे एक बोट बनाई और वो बोट में बैठ करके सभी इस सी में बैठ करके वो तैर के यहाँ पे इजिप्ट में चले गए। इजिप्ट के में ऑलरेडी पिरामिड ऑफ गीज़ा के नीचे आर्क ऑफ द कवेनेंट पोर्टल्स हैं, यानी इनर अर्थ पोर्टल्स हैं, जिसमें वो एंटर करके वो इनर अर्थ में जाके छुप गए। तो उन्होंने अपने ग्रुप को बेसिकली बचा दिया। वही स्टोरी उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी, चाइनीज़, चाहे आप उसको सुमेरियन कल्चर ले लीजिए, चाहे होपी कल्चर या एस्टेक कल्चर, मेसोपोटामिया, आप सभी कल्चर्स में आप वो स्टोरी, जुद्धिज़्म, ओके, हर एक रिलीजन में आपको वो स्टोरी मिल जाएगी। ओके, सो सिर्फ नाम चेंज है और टाइमलाइन उन्होंने चेंज कर दी है। किसी में 10th सेंचुरी में हुआ, किसी में 9th सेंचुरी में हुआ ये चीज़। ओके, सब में एक फ्लड आया, सब में सेम स्टोरी है। सो उस समय पे ये यहाँ इन्होंने अपने ग्रुप को सेव कर लिया और वो यहाँ पे चले गए और यहाँ से उन्होंने भेजना शुरू की EMP पल्स इस साइड में, ताकि ये दोनों समस्या उनकी सॉल्व हो जाए। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे जो ये हमारी ये वाली लाइन आती है, यहाँ हमारी जो है ले लाइंस प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल वाइज, बहुत सारी हमारी ले लाइंस यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमारे पास में वर्टिकल लाइंस भी हैं, जिनको हम एक्सीटोनल लाइंस बोलते हैं। ओके, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लाइंस जो है मिलके आती हैं, पॉइंट होती हैं, मिलती हैं, उसको बोला जाता है मिड अटलांटिक रिज, जो कि आपको मैप पे भी मिल जाएगा, जो यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है। ओके, जब उन्होंने यहाँ से EMP भेजना शुरू किया, ओके, और वो वापस से आई, तब इस मिड अटलांटिक रेंज में लग करके यहाँ पे एक्सप्लोजन्स होना शुरू हुए। ओके,
ये बैकफायर्ड हुआ और एक्सप्लोजन्स हुए और सबसे ज़्यादा जो टेल थी, यहाँ जो हिस्सा था यही डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ था। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये आज भी है, अभी भी है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो इस एरिया में हुआ, यानी कि ब्रुआ एटलांटिस और नोहासा एटलांटिस, यहाँ पूरे में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, बिकॉज यहीं से जो ईएमपी थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी वो भेजी गई थी। ओके, सो ये वापस से यहीं पे आई और जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है डिस्ट्रॉय हो गया, पानी के अंदर घुस गया। ओके, सो ये था हमारा वो ए टाइमलाइन 9558 बीसी, जिसको हम एटलांटिन फ्लड बोलते हैं, और इस टाइम के बाद में उन्होंने हमारी पूरी हिस्ट्री को रीराइट किया। ओके, सो अब इसके आगे जानते। सो ये था हमारा 9558 बीसी का एटलांटिन फ्लड, जिसमें कि लूसीफेरन, अन्युनाकी और जो पोर्शंस थे गैलेक्टिक फेडरेशन के, इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया एटलांटिन फ्लड इस अटेम्प्ट में कि वो गीज़ा को टेक ओवर कर लेंगे, इजिप्ट को टेक ओवर कर लेंगे, ग्रेट पिरामिड्स को जो कि टेलीपोर्ट स्टेशन की तरह यूज़ किया जाता था, और आर्क ऑफ द कवर्नेंट एंड्रोमेडा पोर्टल को भी यूज़ कर लेंगे। थॉथ एंड की ग्रुप जो था अनु मेल्चिसडिक, इल्यूमिनाटी ह्यूमंस, उन्होंने ब्रुआ एटलांटिस को टेक ओवर किया और वहाँ से उन्होंने अपने वो ईएमपी पल्स को सेंड करना शुरू किया। ओके, लेटर ऑन उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स थे, यानी कि सेम जॉसे, लूसीफेरन, अनुनाकी, ये बन के आए लार्सा किंग्स। ओके, जिन्होंने लोहास को टेक ओवर कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया ये लोहास में प्रेजेंट थे, सो ये बन गए लार्सा किंग्स, यानी कि पेलिडियन, सेम जॉसे, लूसीफेरन, अनुनाकी, ये लार्सा किंग्स बन गए जिन्होंने लोहास एटलांटिस को टेक ओवर कर लिया था। और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि ईएमपी पल्स भेजी गई थी ब्रुआ एटलांटिस के जो क्रिस्टल जनरेटर्स थे वहां से गीजा में, जिसकी वजह से मेजर फ्लडिंग आई। क्यों हुई? क्योंकि वो फाइनल कोलैप्स हो गए फर्नामेंट हाइड्रो सस्पेंशन फील्ड्स के, जो कि नोहासा और ब्रुआ एटलांटिस के ऊपर प्रेजेंट थे। सिर्फ पोर्शंस जो एटलांटिन आइलैंड्स के सिंक हुए और मेजर पार्ट्स जो थे ब्रुआ, नोहासा और लोहास एटलांटिस, वो अभी भी वाटर के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, सो इन 9540 बीसी एक बहुत बड़ा और इवेंट हुआ जो कि था साइरस बी महाराजी ब्लू ह्यूमन एमरल कवर्नेंट रेसेस। ओके, ये आई अर्थ पे और इन्होंने रॉड एंड स्टाफ को स्टारगेट टूल्स को दिया, यानी कि आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स को दिया गया इन माजी ग्रेल किंग लाइन्स अर्थ पे, ताकि वो ओपन कॉन्टैक्ट रख सके इनर अर्थ रेसेस पे और वाया अर्थ पोर्टल सिस्टम। जैसे कि आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था, जहां हमने डिस्कस किया था कि एटलांटिस कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल जनरेटर्स हटा दिए गए थे, उसके बाद आर्क ऑफ द कवर्नेंट यानी इनर अर्थ पोर्टल्स को भी बंद कर दिया गया था, और सरफेस के लिए रॉड एंड स्टाफ को भी यूज करने के लिए मना कर दिया गया था कि रॉड एंड स्टाफ यूज़ नहीं करेंगे अर्थ पे। ओके, यानी कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो वो यूज़ कर रहे थे, आर्क्स का भी यूज़ करने के लिए मना कर दिया गया था। सब चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो है अर्थ पे से हटा दी गई थी। ओके, लेकिन जो आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स है, ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स, जिसको चुराने के लिए हमारी पूरी हिस्ट्री लगी हुई है। आप इसको भी गूगल पे देख सकते हैं कि कैसे आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स को जो है कभी कोई चुरा रहा है, फिर कभी कोई और चुरा रहा है, कभी और कोई और ग्रुप उसको चुरा रहा है। ओके, और अभी भी आप यही हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे किसी ग्रुप ने उसको चुरा लिया, उसके बाद हमारी जो गार्जियन रेसेस हैं उन्होंने उसको बॉक्स को वापस से ले लिया उनसे, फिर उसको कहीं छुपा दिया, फिर वापस से निकाल लिया। ये आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स था क्या? आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स था जिसके अंदर रॉड और स्टाफ को रखा गया था डीएक्टिवेट करके। रॉड और स्टाफ के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर डायमेंशन एनर्जीज है, यानी कि डायमेंशन 1 2 3 की जो एनर्जीज हैं वो रॉड के अंदर है, और स्टाफ के अंदर जो है डायमेंशन 4 5 6 की एनर्जी है। इन दोनों का यूज करके बहुत ज़्यादा आप डायमेंशन 6 तक आप एक्सेस कर सकते हो। इनको मैंने पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन किया डिटेल से। सो इस आर्क ऑफ द गवर्नेंट गोल्ड बॉक्स को अगर डार्क फॉलन एंजेलिक्स चुरा लेते हैं तो उनको डीएनए की भी ज़रूरत नहीं है स्टारगेट्स को ओपन करने के लिए। ओके, जो हमारे अर्थ के 12 प्राइमरी स्टारगेट हैं, टूल्स हैं, उनको जो है डीएनए से ओपन किया जा सकता है। लेकिन अगर डीएनए नहीं है आपके पास में, डार्क फॉलन एंजेलिक्स के पास में डीएनए नहीं है, तो वो दूसरा रास्ता चूज कर सकते हैं कि अगर वो इस आर्क ऑफ द कवर्नेंट गोल्ड बॉक्स को चुरा लेते हैं तो वो उस टारगेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको वो खोल सकते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो चाबी है जो है रॉड एंड स्टाफ, जो कि स्टोर करके रखे गए हैं, जो दिए गए थे
इनर अर्थ रेसेस को, यानी कि हमारे जो इनर अर्थ सिविलाइजेशन है वहाँ पे जो रेसेस प्रेजेंट है उनको दिया गया था बाय साइरस बी महाराजी रेसेस ब्लू ह्यूमंस, ताकि वो उनसे कांटेक्ट रख सके। ओके, और यहाँ से बेसिकली जो लूसीफेरियन, जेहोवियन और ड्रेकोलियन अनुनाकी रेस लाइन्स हैं, यानी कि डार्क फॉलन एंजेलिक्स, सभी डार्क फॉलन एंजेलिक्स का क्वेस्ट शुरू हुआ, एक युद्ध शुरू हुआ, एक ऐसा इवेंट शुरू हुए कि किसके हाथ में ये आर्क टूल्स जो हैं किसके पोजीशन में आएंगे, यानी किसके अंडर में आएंगे आर्क टूल्स, क्योंकि ये इंटेंशनल बेसिकली यहाँ से वो स्टोरीज प्रेजेंट हुई कि ये सभी के सभी लग गए उस आर्क ऑफ द कवेनेंट गोल्ड बॉक्स को चुराने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटेंशनली फॉल्स स्टोरी को और एडिट करना स्टोरी को शुरू हुआ, एंजेलिक ह्यूमन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को साफ करना शुरू हुआ, उन नॉलेज को हटाना शुरू किया गया, लोकेशंस को हटाना शुरू किया गया। ओके, और यहाँ ये सब कुछ जो शुरू हुआ वो लोहास टारगेट 11, यानी कि जो एरिया बच गया था लोहास एटलांटिस, वहाँ से शुरू किया गया। ओके, जो कि टारगेट 11 आता है, क्योंकि ये वो एरिया था जहाँ पे हमारा एटलांटिन फ्लड के बाद भी ये एरिया सर्वाइव कर गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है वो 8900 BC का, जो था सुमेरियन इन्वेजन। सो बेसिकली हुआ ये, जैसे मैंने आपको बताया कि एटलांटिन फ्लड के बाद में जो ग्रुप बचे थे, ओके, अब वो ग्रुप आगे की तरफ जा रहे थे उस एरिया में जहाँ पे वो आगे की अपनी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली 9558 BC के फ्लड के बाद में सर्टेन अग्रीमेंट्स बनाए गए, सर्टेन पार्ट्स बनाए गए कॉन्स्पिरेसी के, जो कि प्लान का एक हिस्सा थे, जिसको फॉर्म किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के लिए। और ये प्लान बनाए गए थे एक सुपर रेस रेडी करने के लिए, यानी कि अनुनाकी की एक सुपर रेस बनाई जा रही थी जो कि प्लानट अर्थ पे होगी। जब स्टीलर एक्टिवेशन साइकिल आएगी तब उस सुपर रेस को एक्टिवेट किया जाएगा, तब वो सुपर रेस हेल्प करेगी अनुनाकी की कि वो उनको वो जो वन वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेंट चाहते हैं वो कर सकें पूरा। ओके, सो उनको एक सुपर रेस बनानी थी। ओके, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कोड की कंसंट्रेशन पॉसिबल हो, ताकि वो रन कर सकें ग्रिड्स को, प्लानिटरी ग्रिड्स को, जो कि उनका सिंपल कर दे, मतलब वो वॉक इन कर सकें सिंपली, और वो टेक ओवर कर सकें और बाकी की जो ह्यूमन रेस है उसको एक्सटर्मिनेट कर दें, यानी कि उनको ख़त्म कर दें। सो जब फ्लडिंग हो रही थी, आ रही थी, फ्लड टेक प्लेस हो रहा था उस समय, जैसे मैंने आपको बताया कि उस फ्लड के बाद में रीसेटलमेंट किया गया और रेसेस को वापस से दोबारा से पुट किया गया सेम लोकेशंस पे, जो 24 लोकेशंस थी, जो हमारी क्यू साइट्स हैं, जो स्टारगेट की और स्टारगेट क्यू साइट्स, इन सबको रखा गया, वापस से रीसेटलमेंट किया गया गार्जियन रेसेस से। इधर जो एरिया है जहाँ पे उस टाइम लाइन पे इस एरिया को बोला जाता था उर, यानी कि सुमेरियन सिटी ऑफ उर, जो अभी इस समय इराक है। ये वो एरिया है जहाँ पे टाइगर यूरोफेट्स हो, जो कि स्प्लिट डाउन होता है नीचे बेस में, वहाँ पे ये ओपन होता है। सो बेसिकली पर्शियन गल्फ में, और वहाँ पे हमारा आता है स्टारगेट नंबर 10। जो स्टारगेट नंबर 10 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, जो कि इराक में है ड्रैकोलियंस के लिए, क्योंकि वो डायमेंशन 10 से जाके कनेक्ट होता है, यानी स्टारगेट नंबर 10 से कनेक्ट होता है। स्टारगेट नंबर 10 ड्रैकोलियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए क्योंकि वो ड्रैकोलियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो अनुनाकी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टारगेट नंबर 10 पे कि वो अपना कब्जा करें। ओके, तो दोनों ही मेक श्योर करते हैं, लाइक अनुनाकी कोशिश करते हैं कि टारगेट नंबर 10 जो है वो ड्रैकोलियंस के हाथ में ना जाए, वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड ना बनाए। इसीलिए वहाँ पे आप इतना सब कुछ देख सकते हैं। ईरान में, इराक में, जो ईरान और इराक एरिया है, मैंने पिछले पार्ट्स में टारगेट वाले पार्ट में बताया है आपको, जो इराक है वहाँ पे हमारा टारगेट नंबर 10 है। ओके, और जो क्यू साइट 10 है वो हमारी ईरान में है। ओके, सो वहाँ पे ऑलरेडी इसीलिए इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो ड्रैकोलियंस है वो अपना कब्जा चाहते हैं कि वो उस एरिया को कवर करें, वो अपने टारगेट नंबर 10 को वो अपने अंडर में लें, और इधर अनुनाकी चाहते हैं कि ड्रैकोलियंस ऐसा ना करें। सो जब फ्लड ख़त्म हुआ 9558 BC का, उसके बाद जो हमारी सुमेरियन सिविलाइजेशंस हैं, जो एंजेलिक सुमेरियन कल्चर्स हैं, उनको रेड किया गया। जो भी आ रहे थे, जो भी चल रहे थे, यानी जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे लोग, एंजेलिक ह्यूमन रेस प्रेजेंट थी, उन सभी को इन्वेट किया गया, रेड किया गया बाय डार्क फॉलन एंजेलिक से। सबसे पहले जो वहाँ पे एंटर आए, जिन्होंने रेड किया, वो आए थे सेमजा से लूसीफेरियन अनुनाकी, यानी कि पैलेडियन निब्रन ब्लॉन्ड्स बोल सकते हैं इनको। सो वो आए अपने
वहाँ पे जिन जो कि वो एंटर हुए थे एज लारसा किंग्स। ओके, यानी कि जो लारसा किंग्स बन के आए थे, सुमेरियन लारसा किंग्स बने जो बाद में जाकर के, वो थे सेमजासे, लूसीफेरियन, अनुनाकी। ओके, उसके बाद में, और वो अपने अनु मेल्चिसडिक ग्रुप के साथ में आए। उसके बाद में आए थॉट एंकी ग्रुप्स। लेकिन थॉट जो ग्रुप था उनको बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थे, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उस पॉइंट पे, वो बिल्कुल डिस्गस्टेड हो गए थे इस ग्रुप के साथ में, क्योंकि उन्होंने जो पेलेडिन सेमजासे ग्रुप है, इन्होंने इनको ट्रिक कर दिया था। ओके, इस बात से वो बिल्कुल परेशान नहीं बोल सकते, गुस्सा बोल सकते हैं, वो गुस्सा थे अपने उन पेलेडिन सेमजासे ग्रुप के साथ में, और बिल्कुल उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब हम इस ग्रुप के साथ नहीं काम करेंगे क्योंकि ये ग्रुप हमारे साथ ही ट्रिक कर रहा है। ओके, सो थॉट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम वहां नहीं जाएंगे जहां पे लारसा किंग्स हैं, क्योंकि हमें उनके साथ नहीं अब आगे गेम खेलना है, हम और की तरफ जाएंगे। सो थॉट जो ग्रुप थे, ओके, ये गए और के तरफ में अपने ग्रुप के साथ में। सो ये जो थॉट थे ये वही लाइन बन करके आई बेसिकली, जो कि इनको बोला जाता है स्नेक ब्रदरहुड किंग्स, यानी कि मार्डुक, अनुनाकी एंड ड्रेकोलिन लिनिएज। ओके, हारसा किंग्स एंड बेबीलोन में बोला जाता है इनको, हारसा किंग्स के नाम से ये जाने गए। ओके, सो इनको स्नेक ब्रदरहुड किंग्स भी बोला जाता है। सो ये सुमेरियन कल्चर में आपको मिल जाएंगे। सो ये वही थे, थॉट, एंकी, अनुनाकी लिनिएज। ओके, तीसरे थे वहां पे एरिडू जो कि बने नोहासा एटालन किंग लाइन, जो कि एटलास किंग लाइन बने, जो कि थे एनरिल ओडेक्रॉन थे, जो कि एरिडू बने। एरिडू जो थे वो बेसिकली एनरिल ओडेक्रॉन ही थे। और जो सुमेरियन लारसा किंग्स थे ऑलरेडी, जहाँ पे सेमजासे, लूसीफेरियन, अनुनाकी ग्रुप्स थे। ओके, सेमजासे, पेलिडियन, लूसीफेरियन, अनुनाकी ग्रुप्स थे। उनके साथ में एक और बंदा प्रेजेंट था जो कि फोर्थ किंग थे, जो कि इनॉक थे। ओके, इनॉक का जो नाम है उसमें वो है एन मैन दूर आना। ओके, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप देख सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगी। एविडेंस मिला है बेसिकली सुमेरियन लारसा किंग लिस्ट टैबलेट्स का। बेसिकली उनको एक सुमेरियन टैबलेट मिली जब उन्होंने हाउस क्लीनिंग की 9558 बीसी के बाद में। उन्होंने हर एक चीज़ को डिलीट कर दिया जो वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो नॉलेज प्रेजेंट थी, लेकिन उसमें एक चीज़ छूट गई जो कि थी सुमेरियन टैबलेट्स। एक सुमेरियन टैबलेट वहाँ पे मिल गई जिसमें कि लारसा किंग लिस्ट का नाम बताया जाता है। ओके, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन थे जो कि लारसा किंग थे, जिसमें से बताया जाता है, लिखा हुआ है कि फोर्थ किंग जो थे वो इनॉक थे, और उनका नाम बता रखा है एन मेर दूर आना। ओके, सो एविडेंस मिला है ऑलरेडी, और ये सब कुछ उन्होंने किया। बेसिकली उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। एक ग्रुप गया सुमेरियन सिटी की तरफ, एक ग्रुप गया उर्क सिटी की तरफ। ओके, और इन्होंने अपना इन्वेजन शुरू कर दिया, वहाँ पे नाम चेंज करना शुरू किया। इस इंसिडेंट के पहले एक और इंसिडेंट हुआ था जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि थॉट का हमने जाना था कि कैसे उन्होंने बिग डिसेप्शन दिया। ओके, और कैसे वो अपना हमारे एमरल्ड कवनेंट में एंटर होने के बाद भी उन्होंने कैसे हमें धोखा दिया। ओके, इधर उस समय पे मैंने आपको बताया था कि जो इनॉक थे, इनॉक लॉयल रहे थे, वो एमरल्ड कवनेंट में रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था लूसीफर रेबेलियन के बाद में, यानी मैसेकर के बाद में, कि ऐसा दिख रहा था कि जब अब जो है अर्थ पे ह्यूमन रेस जो है बचेंगी ही नहीं। ओके, जब स्टारगेट नंबर 4 का टेक ओवर कर लिया गया था। ओके, और जब 10,500 बीसी में लूसीफेरियन कॉन्क्वेस्ट बना। ओके, जब पूरे की तरीके से एरिया को कवर कर लिया गया था, उस समय पे ऐसा लगा इनॉक को कि इस समय पे अब कोई भी रेस लाइन बचेगी नहीं, ह्यूमंस की रेस लाइन नहीं बचेगी, क्योंकि अनुनाकी ने ऑलरेडी अपना डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, टेक ओवर करना शुरू कर दिया था, और उनका ही ऑलरेडी पूरे हर जगह पे दबदबा दिख रहा था। इधर इनॉक चाहते थे कि वो ग्रुप जिसको उनको दिया गया है संभालने के लिए, जिसके वो लीडर हैं, जिसको उनको कमीशन करने के लिए दिया गया है, वो अपने उस ग्रुप को बचा ले। ठीक है, क्योंकि बाकी ग्रुप्स जो हैं अगर वो उनके साथ में मिल गए तो वो उस ग्रुप को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं बाकी अनुनाकियों को, तो वो उनके ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे, उनको मार डालेंगे। सो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा उस समय पे, और उन्होंने भी एमरल्ड कवनेंट ब्रेक कर दिया। ओके,
सो इन 10,500 BC इनॉक ने डिसाइड किया, इनॉक ने एक डिसीजन लिया कि वो उनकी हेल्प करेंगे, ओके, बिकॉज वो अपने ग्रुप को बचाना चाहते थे और उस समय पे ऐसा उन्हें दिख रहा था कि इस समय पे ह्यूमंस बचेंगे नहीं, और उन्होंने जो है ग्रुप को ज्वाइन किया, ओके। वो अपने ही जो डॉल्फिन पीपल ग्रुप्स थे वो उनके अगेंस्ट जा कर के खड़े हो गए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया बेसिकली वो ग्रुप जो कि अनुनाकी डोमिनेंट एजेंडा अंडर लूसिफेरन कवनेंट, जो कि अगेंस्ट में खड़ा था डॉल्फिन अनुनाकी पीपल के उस पॉइंट पे, बिकॉज उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। और उन्होंने उस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लिया बेसिकली, ओके। सो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जो है एक नई रेस लाइन बनाएंगे, ओके, सभी के साथ मिलके उस पॉइंट पे जब एटलांटिस इन्वेजन्स हो रहे थे 10,500 BC में। और वो बेसिकली ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि वो अपने ग्रुप को बचाना चाहते थे, उस ग्रुप को जो कि उनको दिया गया था, जो साइरस ए डॉल्फिन पीपल का बैकअप ग्रुप था बेसिकली, वो वाइप आउट ना हो जाए, ओके। वो उसको अपने ग्रुप को प्रिजर्व करना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि वो एमरल्ड कवनेंट रह सकते थे, लेकिन उन्होंने एमरल्ड कवनेंट वो नहीं रहे। सो इनॉक ने मेक डिसीजन लिया, यानी कि एक और इंसान जिसने धोखा दिया थॉथ के बाद में जो थे वो थे इनॉक। इनॉक 10,500 BC में वो भी डिफेक्ट हो गए एमरल्ड कवनेंट में से, और उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि अब जो है वो अपने ग्रुप को बचाएंगे। बेसिकली वो ह्यूमंस के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहते थे उनको, लेकिन वो अपने ग्रुप को बचाना चाहते थे, ओके। लेकिन वो एमरल्ड कवनेंट रह सकते थे, ओके। सो ये था 10,500 BC में जब इनॉक भी डिफेक्ट हो गए एमरल्ड कवनेंट में। लेटर ऑन आगे जा कर के इंसिडेंट्स आए, टाइमलाइन आई जब इनॉक वापस से एमरल्ड कवनेंट में एंटर हुए और उन्होंने उन बुक्स का ट्रांसलेशंस किया जो हमें बुक्स मिलती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ इनॉक। उन्होंने वो लेटर वो बाद में जा कर के वो ट्रांसलेशंस किए हैं, वो वापस से एमरल्ड कवनेंट में एंटर हुए थे। सो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि कभी ये लोग एंटर करते हैं एमरल्ड कवनेंट में, कभी ये बाहर निकल के आ जाते हैं, फिर वापस से एंटर करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, यही सब कुछ है, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सो ऐसा था सुमेरियन इन्वेजन, यानी उन्होंने उस एरिया को इन्वेट करना शुरू कर दिया, और उस एरिया को इन्वेट करने का रीज़न ये था, सुमेरियन इन्वेजन इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो है टारगेट नंबर 10 आता है, जो कि अभी इराक बोला जाता है, वहाँ पे पहले सुमेरिया था। सो सुमेरियन इन्वेजन होना शुरू हो गया, और वहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर टैबलेट्स मिली हैं, ओके। उन टैबलेट्स में प्रॉपर नाम लिखा गया है कि जो लारसा किंग्स थे वो उन किंग्स का नाम क्या था, ओके। सो आप ये सब कुछ गूगल पे देख सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएंगी, ओके। सो ये था हमारा सुमेरियन इन्वेजन। एक चीज़ और है, सुमेरियन इन्वेजन में जो एंजेलिक ह्यूमन रेस वहाँ पे प्रेजेंट थी वो थी ट्राइब नंबर 10, ओके। ट्राइब 10 थे हाइबेरू, मेल्चिसडिक और हिब्रू, जो कि कॉम्बिनेशन है हाइबेरू और मेल्चिसडिक, दो क्लोइस्टर रेसेस का, जो कि एक बाई क्लोइस्टर रेस है। जो हिब्रू रेस है वो बाई क्लोइस्टर रेस है। सो वहाँ पे उन्होंने इन्वेट करना शुरू किया, और जहाँ पे से सारे इन्वेजन शुरू हुआ और वहाँ से उन्होंने सेटलमेंट्स करना शुरू किए। सो यहाँ पे उनका इन्वेजन स्टार्ट हुआ, ये था हमारा सुमेरियन इन्वेजन। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा इजिप्शियन इन्वेजन, जो है 8,400 BC में। सो बेसिकली जब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है इजिप्शियन इन्वेजन 8,400 BC। ये वो टाइमलाइन है जहाँ पे हम जानेंगे। उसके पहले जो थॉथेंकी ग्रुप्स थे इन्होंने फॉरगिव कर दिया, इन्होंने माफ़ कर दिया सेमजासे, लूसीफेरन, पैलेडिन ग्रुप्स को। लेकिन माफ़ करने से पहले उन्होंने प्रोग्रेस्ड किया 8,400 BC में, यानी कि ये वहाँ गए जहाँ पे इजिप्ट है, क्योंकि इन्होंने उस समय पे प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि ये अब एक दूसरे को वाइप आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को ही ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसा सबने एक दूसरे से प्रॉमिस करके पुरानी बातें ख़त्म की, ओके। अब इजिप्ट में जो है थॉथ एंकी ग्रुप्स चले गए इजिप्ट की तरफ। अब इजिप्ट में जो है वहाँ पे थॉथ एंकी ग्रुप के पहले हमारी गार्जियन रेस लाइंस वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो कि माजी ग्रे लाइंस थी, वो थी सेकंड सीडिंग से प्रेजेंट थी, जो सेरिस इजिप्शियंस थे, जिनको हम सेरिस एसीन इजिप्शियन लाइंस बोलते हैं, ओके। ये कॉम्बिनेशन थे एसीन और एसीन बेसिकली एक फैमिली लाइन है जो कि मेल्चिसडिक क्लोइस्टर रेस लाइन से बाहर निकली हुई है।
सेरिस इजिप्शियंस थे जो सीडिंग 2 में से थे, जो माजिक ग्रे रेस लाइंस थे जो कि वहाँ पे थे। बेसिकली उन्होंने मर्ज बैक किए वो ग्रे लाइन सीडिंग 3, यानी सीडिंग 3 जब हुई तब वो उनके साथ में मर्ज बैक हुए, उनके साथ मिल करके उन्होंने सीडिंग 3 स्टार्ट की। उन्होंने मैनेज कर रखा था इजिप्ट, बेसिकली वो होल्ड कर रहे थे इजिप्ट को, उन वो एरिया को, वहाँ पे जो एरिया पे वो लोग थे बेसिकली जो प्राइमरी होल्डिंग था उनका इजिप्ट में, वो एरिया था सकारा, जो कि अभी उसको सकारा बोला जाता है, पहले वो सकारा था, SAQARA इजिप्ट। ओके, लेकिन उनको ऑलरेडी जो जहाँ पे पिरामिड्स बने हुए हैं वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, बिकॉज वहाँ पे प्राइमरी इन्फिल्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स होती थी। ये वो एरिया था जहाँ पे हमारा टारगेट नंबर 4 था, और 25,500 BC से ओके जब लूसीफर रेबेलियन हुआ था, जब उन्होंने टारगेट नंबर 4 अपने हाईजैक कर लिया था नाइबिरू पे से, सो तब से जो है वहाँ पे जो है वो बेसिक कंट्रोल वो मैनेज कर सकते थे। ओके, वहाँ पे उस समय पे डायनेस्टीज नहीं चल रही थी, ओके, वो रन नहीं कर रही थी। ये प्री डायनेस्टिक किंगशिप लाइन्स है जो इजिप्ट में थी बिफोर इजिप्शियन डायनेस्टीज। जो इजिप्शियन डायनेस्टीज हैं वो शुरू हुई क्योंकि ये वो लोग थे जो उर से आ रहे थे, जिनको उर से निकाल दिया गया था बाकी दूसरे इन्वेडर्स जो डोमिनेट कर रहे थे उर में, यानी कि एक जो ग्रुप था डार्क फॉलन एंजेलिक्स का वो डोमिनेट कर रहा था उर में वो वहाँ पे डोमिनेट कर रहा था, तो दूसरा ग्रुप वहाँ पे अपना होल्ड नहीं बना पा रहा था। सो उन्होंने इजिप्ट को चूज कर लिया कि हम वहाँ जाके इन्वेट करते हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था बेसिकली उर से। सब वो इसलिए इजिप्ट में आ गए और उन्होंने इन्वेट करना शुरू किया सेरिस इजिप्शियन रेस लाइन्स को, और वहाँ से उन्होंने टुक ओवर किया इजिप्ट को। जो पहला ग्रुप जिसने ऐसा किया वो थे थॉथ एंकी ग्रुप, जिसको लीड कर रहे थे थॉथ। ओके, थॉट गए ओसाइरिस के पास में। अब यहाँ से वो स्टोरी आती है जो हमने सुनी है, हम सभी ने सुनी है। ओके, सो थॉट गए ओसाइरिस के पास में, वहाँ पे उन्होंने ओसाइरिस, आइसिस, हॉरस किंग लाइन्स की जो किंग लाइन्स है वहाँ से उन्होंने शुरू किया। लेकिन पहले ये ओसाइरिस किंग लाइन्स हुआ करती थी, और क्योंकि जो आइसिस और हॉरस हैं ये थॉथ एंकी ग्रुप्स नहीं हैं। ओके, ये थॉथ एंकी ग्रुप्स नहीं है, लेकिन जो लेटर हुआ वो ये हुआ कि कुछ इन्वेजन शुरू हो गए थे जो ओसाइरिस फैमिली लाइन से, उनको डराना शुरू कर दिया गया था, उन पे इन्वेजन्स करने शुरू कर दिए गए थे ओसाइरिस फैमिली लाइन्स पे, और जो एनरल ओडिक्रॉन है उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। यानी कि थॉथ एंकी ग्रुप्स और एनरल ओडिक्रॉन ये दोनों मिलकर के उन्होंने उस पर इन्वेजन करना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना, उनको डराना शुरू कर दिया ओसाइरिस फैमिली लाइन्स को, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कुछ अनुमेल्चिसडिक रेस लाइन्स को लेकर के आएंगे इन रिवेंज ऑफ ओसाइरिस डेथ। यहाँ से वो स्टोरी आती है जहाँ पे वो ओसाइरिस मर गए थे और उसके बाद उनको पीसेस में छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। फिर आइसिस ने हेल्प की कि वो वापस उन पीसेस को इकट्ठा करके उन्होंने वापस से जिंदा किया, और उसके बाद में उनके बेटे पैदा हुए हॉरस। ओके, सो हॉरस लाइन जो बेसिकली पैदा हुई थी वो थी जो थॉथ एंकी विद एनरल ओडिक्रॉन अनुनाकी लाइन। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं जो हॉरस लाइन बन के आई थी उसमें थॉथ एंकी ग्रुप्स प्लस एनरल ओडिक्रॉन लाइन थी, जो ओसाइरिस, आइसिस, हॉरस किंग लाइन्स थी। सो उसमें कुछ जो जर्नी चल रही थी 8400 BC की, यानी इजिप्शियन इन्वेजन की, उसमें हमें एक इवोल्यूशन हुआ एक और, जब उसमें सेमजॉस लूसीफेरियन भी ऐड हो गए। यानी कि सबसे पहले इस पूरी फैमिली लाइन में ऐड हुए थॉथ। ओके, उसके बाद में जो है जब वो पूरा दिखाया गया है कि ओसाइरिस की डेथ हो गई और ये सब कुछ, उसके बाद में इस ग्रुप में ऐड हो गए एनरल ओडिक्रॉन रेस लाइन्स। उसके बाद में सबसे लास्ट में ऐड हुए पेलेडियन सेमजॉसे लाइन्स। ओके, सो जो पेलेडियन सेमजॉसे लूसीफेरियंस है ये भी ऐड हो गए उस रेस लाइन के अंदर, और ये जो ओसाइरिस, आइसिस, हॉरस लाइन्स हैं ये बन गए स्कैरब किंग्स। ओके, स्कैरब किंग्स बन गए जब वो सेमजॉसे लूसीफेरियन जो किंग लाइन्स हैं ये उस लाइन्स में एंटर हो गई, और यहाँ से हमें वो आती है जहाँ पे हमें स्कैरब बीटल वर्शिप स्टफ जो पता चलता है। ये सब कुछ इसीलिए, क्योंकि वो स्कैरब बीटल वर्शिप इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सेमजॉसे लूसीफेरियन जो रेस लाइन्स थी वो एड ऑन हो गई थी इसमें। स्कैरब किंग्स की एफिलिएशंस थी, और वो एफिलिएशंस थी बीटल सिंबलिज्म जो आता है उनके अंदर, यानी बीटल की वो पूजा करते हैं, बीटल सिंबल यूज करते हैं। वो कहाँ से आता है? बिकॉज ये जो अफिलिएशन है वो मार्डुक निक्रोमेंटन ग्रुप्स की है। मार्डुक निक्रोमेंटन ग्रुप्स जो हैं वो फ्रेंड्स हैं विद एंड्रोमेडा बीटल पीपल। निक्रोमेंटन्स वही हैं जो मेन इन ब्लैक गाइज हैं आज के एज में,
ओके ये एंड्रोमीज चलाते हैं ज़्यादातर निक्रोमेंटल एंड्रोमेडा बीटल पीपल, ये बीटल पीपल हैं। ओके ये वो हैं। ओके सो यहाँ से स्कैरब वर्शिप आती है और इनको कंसिडर किया जाता है हायर अप्स बिकॉज इनके जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो 11 स्ट्रैंड डीएनए कोडिंग है। सो इनको हाईली रिस्पेक्ट किया जाता है। सो सेरिस इजिप्शियन को ऐसे रेट किया गया रिपीटेडली। सो और अब आप समझ सकते होंगे कि ओसाइरिस, आइसिस, हॉरस लाइन्स में जो है स्कैरब किंग्स जो बीटल सिंबलिज्म है वो बाद में आया जब सेमजोसे, लूसीफेरियन, अनुनाकी ग्रुप्स जो है उसमें एंटर हो गए। ओके ब्लेंड हो गए। स्कैरब किंग्स के एफिलिएशंस थे विद मार्डुक निक्रोमेंटन ग्रुप्स और मार्डुक निक्रोमेंटन ग्रुप्स जो थे वो फ्रेंड्स थे विद निक्रोमेंटन एंड्रोमी अनुनाकी बीटल पीपल्स। ओके यानी कि जो निक्रोमेंटन ग्रुप्स हैं वही बीटल पीपल हैं जो एंड्रोमेडा से बिलोंग करते हैं। सो कुछ भी डायनेस्टिक गाइस जो ओरिजिनली थे उनमें से एक का भी कोई भी लेना देना नहीं था माजी ग्रे लाइन्स के साथ में। लेटर लेना देना था जब अखेंतन 4 पैदा हुए थे, यानी जो एमोनिस लाइन थी वो माजी ग्रे लाइन्स थी, सेरिस इजिप्शियन ग्रे लाइन्स थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट पे। इसके पहले एक और चीज़ इस इजिप्शियन इन्वेजन में जानना ज़रूरी है। जो हमने सेथ किंग लाइन्स सुनी है, जो हमने इजिप्शियन हिस्ट्री सुनी है, ओके जो स्कैरब किंग्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे और उनकी हिस्ट्री में ऐसा बताया कि कंपटीशन था। 2 ग्रुप्स थे जो एक दूसरे साथ कंपटीशन में थे। वो पहला ग्रुप था स्कैरब किंग लाइन्स और दूसरा था सेथ किंग लाइन्स। जो सेथ किंग लाइन्स थे वो थे मार्डुक, अनुनाकी, ड्रेकोलियन, अजेंडा ग्रुप्स। ओके सो गैलेक्टिक फेडरेशन की हेल्प से जो जेहोविन अनुनाकी थे, अनु मेल्चिसडिक्स, वो मीडिएट हिक्सोस किंग लाइन्स बने लेटर इन 1670 BC, जो कि आगे हम जानेंगे। ओके सो अभी हम पहले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7500 BC जो कि नाइट्स टेम्पलर इन्वेजन बोला जाता है। ओके ये जो नाइट्स टेम्पलर है ये क्या है इसके बारे में भी अब हम बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ओके सो इस वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे 10,500 BC में लूसीफेरियन कॉन्क्वेस्ट हुआ। हमने ये भी जाना कि कैसे 9560 BC में लूसीफेरियन कवनेंट हुआ। हमने ये भी जाना कि कैसे 10,500 BC में इनॉक जो थे वो एमरल्ड कवनेंट से डिफेक्ट हो गए, यानी उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी को गिव अप कर दिया। ओके उसके बाद में हमने जाना कि कैसे 9558 BC में अटलांटिन फ्लड आया जिसमें कि सभी में एक ही सेम स्टोरी है। ओके उसके बाद में हमने ये भी जाना कि कैसे 8900 BC में सुमेरियन इन्वेजन हुआ। ओके क्योंकि ये सुमेरियन इन्वेजन होने का रीज़न था बिकॉज वहाँ पे टारगेट नंबर 10 था। और उसके बाद में हमने जाना 8400 BC में कि कैसे इजिप्शियन इन्वेजन हुआ। इजिप्शियन इन्वेजन होने का भी रीज़न था बिकॉज जिन ग्रुप्स को सुमेरियन सिटी में वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं किया वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे सुमेरियन सिटी में, तो वहाँ से वो निकल के आ गए इजिप्ट में कंट्रोल करने के लिए। हमने ये भी जानना कि कैसे उन्होंने अपना इजिप्ट सिविलाइजेशन में इन्वेड किया कंटिन्यूसली। ओके कहाँ से ये बीटल सिंबलिज्म आता है, कहाँ से स्कैरब किंग्स आते हैं, कहाँ से सेथ किंग लाइन्स आती हैं। ओके ये सब कुछ हमने जाना। ओके सो आई होप मैं आप सभी की हेल्प कर पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 7500 BC से जो कि नाइट्स टेम्पलर इन्वेजन है, वहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में जानना शुरू करेंगे जो कि अटलांटिन कॉन्स्पिरेसी के आगे के इवेंट्स हैं। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई सोल फैमिली जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून।